that the Defence Ministry has now prepared a list of 101 items. So remains to be seen, Aanchal, what does that list contain? क्योंकि 101 आइटम कौन से हैं वो भी पता लग पाएगा, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अभी जब 20,000 करोड़ के जिस पैकेज आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, उस पैकेज में तमाम उन सेक्टर्स का जिक्र किया गया था जिन्हें आत्मनिर्भर बनाना था, जिसमें डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल था। और इसीलिए हथियारों की चाहे बात हो, नैन्सी, वस्तुएं, स्पेयर्स को नोटिफाई किया गया, जिसमें आयात को खत्म करना एक बहुत बड़ा मापदंड माना गया, क्योंकि जो आयात पर निर्भरता है उसे खत्म करने से कहीं ना कहीं खर्च में कटौती की जाएगी। और रक्षा का जो आयात है, जब खर्चा कम होगा तो उन कंपनियों को फायदा होगा जो स्वदेशी तौर पर हथियार बनाएंगी। और स्वदेशी तौर पर हथियार बनाने के लिए अलग से जो बजट का प्रावधान है वो भी है। और जब हम स्वदेशी हथियारों के निर्माण की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया के साथ साथ इसमें मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट होता है। और किस तरह से जब हम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का जिक्र करते हैं, जब हम बात करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन की, जो प्रधानमंत्री के दिल के बेहद करीब है कि हम अपने हथियारों का प्रोडक्शन जो है वो भारत में ही करें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाए, जिसके लिए लगातार डिफेंस में बहुत सारे ऐसे ऐलान किए गए थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, ताकि आत्मनिर्भरता की राह पर हम डिफेंस क्षेत्र में आगे बढ़ें। Absolutely. In fact, there will also be more focus on vocal for local, and like, of course, we've been discussing this in a special broadcast, the Aatmnirbhar Bharat program that we bring to you, how the focus is clearly on making India self-reliant, and this will have many benefits. With this tweet that we're getting to understand when this embargo does come in place on the import, beyond the timeline is, of course, it will create more space for vocal for local, and also lead to more, employment opportunities. Also, in fact, skilling the manpower. So many benefits that will come as far as empowering the defense sectors. The so very important defense sector is concerned, Aanchal, that is concerned. और सबसे अहम बात नैन्सी ये है कि जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो FDI है वो पहले 49% था, जिसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया। स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट बनाने की बात की गई, और सबसे अहम ये था कि उन हथियारों को, उन वस्तुओं को, और साथ ही साथ उन सभी स्पेयर्स को नोटिफाई किया जाएगा जिस पर आयात को लेकर बैन है, और जिसमें जो स्वदेशी आपूर्ति है उसको कैसे पूरा करना है वो काफी अहम है। हालांकि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, इसका भी जिक्र किया गया था। यानी किस तरह से स्वदेशी रूप से जब हम हथियारों का निर्माण करेंगे उसको लेकर किस तरह से एक टाइमलाइन क्रिएट की जाएगी, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, किस तरह से तमाम जो तीनों बल हैं, चाहे हम बात करते हैं उसमें नेवी की, एयरफोर्स की, या फिर हम बात कर लेते हैं उसमें आर्मी की, तो कितने अहम रूप से, खास तौर पर जब हम एरोस्पेस की बात करते हैं, वहां पर कैसे प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा। और अभी हमने हाल ही में देखा था जो DEPP यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, खासतौर पर डिफेंस को लेकर जो अभी हाल ही में रिलीज की गई थी, उसमें तमाम बड़े स्तंभ थे, उसमें तमाम उन बड़े स्तंभों का जिक्र किया गया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। उसमें मेक इन इंडिया को लेकर जिक्र था कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो तमाम वही जो लोग हैं जो कि खास तौर पर इससे जुड़े हुए हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। यहां तक कि जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है उसमें भी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन यहां से निर्मित होगा सामान। और जिस तरह से घरेलू कंपनीज को फायदा होगा वो सबसे अहम है, क्योंकि घरेलू कंपनीज को फायदा होने का मतलब यह है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बढ़ाएंगे, और जब आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने हथियारों के निर्माण का दायरा घरेलू सरजमी पर बढ़ाएंगे। Absolutely. In fact, the defense minister has also tweeted some time back that Prime Minister Modi has given a clarion call for a self-reliant India based on the 5 pillars, that is economy, infrastructure, system, demography and demand, and announced a special economic package for self-reliant India named Aatmnirbhar Bharat. Let's go across now to correspondent Nandita Dagar, who is joining us. Nandita, a big announcement coming in from the defense ministry as far as making India self-reliant is concerned. Yes, about 101 items, Nancy, will today, there will be an embargo on them being imported, which means that they will be made in India. Nancy, these 101 items, which our defense industry is very much capable of manufacturing, not just our private industry, not just our public sector industry, but our private industry is very capable, especially with the tie-ups that they can do with foreign original equipment manufacturers, which is known as OEM in the defense terminology. Okay. So this will give a boost to our domestic defense manufacturing. Absolutely. And of course create a job hub within India. Yes. As you know, Nancy, in 2018, the defense minister had
the defense minister, the then defense minister Nirmala Sitharaman had created two economic corridors, one in Tamil Nadu and one in UP, and Yes. therefore these economic corridors where domestic defense industry can be set up, there will be inflow of technology, a transfusion of high-tech, state-of-the-art technology in the country, as well as jobs will be created, and therefore for the Make in India dream of the Prime Minister, or as he says, Aatmnirbhar Bharat. So for that, this is a huge step, because 101 items, they cannot be imported anymore, and will have to be, there is no other Sure. option, but will have to be manufactured in Right. India. Right, Nandita, just for more clarity for the benefit of our viewers, so when does this embargo really begin, the timeline? And as far as local manufacturing is concerned, so we are also given to understand that the infrastructure must have been made available already for the local manufacturing of these items. So what more can you share with us? Yes, Nancy, that's a good question. Now, the clarity on whether this will come into effect immediately, or this will come into effect as after the next financial year, is still Okay. unknown. As you know, currently not just India but the entire world is reeling under a severe economic recession because of the coronavirus pandemic, and the lockdown, and the industry, manufacturing, services, they have come to a standstill. So when this will take effect, I cannot say. But Okay. Your second question, whether there is already the infrastructure and logistics which is in place, yes, they are in place, because these two defense corridors, economic corridors, or defense manufacturing hubs in Tamil Nadu and in Uttar Pradesh, they have been inaugurated by the respective chief ministers and by the defense ministers. Sure. Also, our private defense industry is already up to the mark, and they have formed various joint ventures with Right. several foreign industries. For example, Tata जी, Industries नमिता। is a yes. नंदिता, क्योंकि हम लगातार एक क्रोनोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, जिस तरह से रक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूं कि जो उद्देश्य है वो ये है कि किस तरह से जो आर्म फोर्सेस है, यानी कि जब हम तमाम तीनों बलों की बात करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना, वो भी स्वदेशी तरीके से। तो ये सबसे बड़ी एक हम मकसद, उद्देश्य देख सकते हैं, प्राथमिकता को भी मान सकते हैं, और सबसे अहम यह है कि उस नेगेटिव लिस्ट का, यानी कि ताकि आयात का खर्चा कम हो और हम स्वदेशी रूप से ज्यादा हथियारों का निर्माण कर पाए। जी, आपने ठीक कहा आंचल। अभी तक ऐसा माइंडसेट था प्रधानमंत्री मोदी के सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया के कॉल से पहले, कि या तो आप आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस का ख्याल रख सकते हैं, या आप स्वदेशी निर्माण या मेक इन इंडिया कर सकते हैं। तो इन दोनों में हमेशा एक विरोधाभास माना जाता था, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने जाते थे। लेकिन सितंबर 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया का कॉल दिया, और अभी उन्होंने मई में आत्मनिर्भर भारत का कॉल दिया, जिसमें उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे स्ट्रेस किया। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, आर्म फोर्सेस की जो जरूरतें हैं उसमें ये गवर्नमेंट ऑलरेडी कई बार एम्फसाइज कर चुकी है और क्लैरिफाई कर चुकी है कि जो चीजें आर्म फोर्सेस के लिए क्रिटिकल है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए क्रिटिकल है, उनके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे वो बाहर से या फिर इंडिया से, उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर उनको दिलाई जाएंगी। और साथ ही नंदिता, जब हम बात करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020, जिसे अभी हाल ही में रिलीज किया गया था, उसमें साफ तौर पर जो अहम बातें थी वो एरोस्पेस को किस तरह से हमें मजबूत बनाना है, कैसे आगे बढ़ना है, मेक इन इंडिया का उसमें जिक्र किया गया था, और साफ तौर पर किस तरह से जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का जिक्र करते हैं उसको लेकर भी बहुत अहम बातें थी। क्योंकि जब भी हम किसी भी हथियार के निर्माण की बात करते हैं उसमें टेस्टिंग है, ट्रायल है, एक लंबा जेस्टेशन पीरियड इज अ रिक्वायरमेंट, तो उसके लिहाज से कितना ज्यादा अहम हो सकती है वो 101 आइटम्स की लिस्ट जिनको अब आयात को लेकर एम्बार्गो किया जाएगा कुछ समय के लिए। बहुत खूबसूरत सवाल आपने पूछा है आंचल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर्स होते हैं वो बहुत लंबे सालों साल चलते थे।
लेकिन हमने ये भी देखा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से बहुत जल्द ही डिसाइसिवनेस आ गई है ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, और बहुत जल्दी डिसीजन लिए जा रहे हैं। वो टाइमलाइन शॉर्टन कर दी गई है। जैसे कि आपने देखा होगा यूपीए के टाइम पे करीब 10 साल से ज्यादा वो MMRCA मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फाइलों पर अटका रहा। लेकिन अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने डिसीजन लिए कि 36 रफाल को ऑफ द शेल्फ लेना है फ्रांस से, और ये आपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मॉडल की जिक्र की, उसमें क्या है कि ऐसी क्रिटिकल नीश टेक्नोलॉजीज जो इंडिया में नहीं बनाई जाती या हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री और पब्लिक इंडस्ट्री या DRDO नहीं बना रहे हैं, तो उसमें हमारी कोई बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्री बाहर की फॉरेन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ टाई अप करे और वो बनाए। तो इसके 2 एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में 111 नेवी के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनने हैं। वो पहला ऐसा मॉडल था जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल जिसे कहा जाता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स जो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने अनवेल किए थे 2016 में। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल में ये था, और उसके बाद 40,000 करोड़ रुपए का सबमरीन इंडिया में बनाने का। तो एक बाहर की कंपनी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करेगी और ये सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बनाएगी। तो आपने ठीक कहा कि एम्बार्गो का ये मतलब नहीं है कि आर्म फोर्सेस उस चीज से महरूम रह जाएंगी, बल्कि उन कोशिश की जाएगी कि इन आइटम्स को इंडिया में ही manufacture किया जाए। Yes, Nandita, the focus is clearly beyond domestic production capacity. So, would you, could we also understand that this list could be expanded, every year as the domestic production capacity increases? Very good question, Nancy. Again, yes, I of course cannot believe as to what will happen, but I think that is a logical way forward, because even in the export list, the export list that the defense ministry Nandita, we're also learning the tweet that just come out from the defense minister's handle is that it is estimated that the contracts worth almost 4 lakh crore rupees in fact will be done. So that's a figure in fact also that we're looking at through that tweet. Yes, Nancy, thank you for telling me, because I'm in conversation with both of you, so I cannot really... Within the next 6 to 7 years, Nandita, that is the info coming in, almost 260 schemes of such items were contracted by the trial services at an approximate cost of 3.5 lakh crore rupees between April 2015 and August 2020. It is also estimated that the contracts worth almost 4 lakh crore rupees will be placed upon the domestic industry within the next 6 to 7 years. So that includes a lot of capital, Nandita, the 4 lakh crore rupees on the domestic industry. So this will mean, flow of funds to the domestic industry, and also in fact upskilling of the manpower domestically. Yes, Nancy, Prime Minister's motto of Make in India, not only Make in India will be realized, but also Skill India. India has laborers, but it is either unskilled or semi-skilled. This will lead to very niche skill sets coming to our population, which are growing population, which as Prime Minister Modi always stresses that our demographic is our strength, and more than 65% of India by population is young India. That will also come in. And in February, Nancy, this year, Prime Minister Modi had announced at the Defence Expo in Lucknow that by 2025, if India has to become a $5 trillion economy, almost $25 billion has to come in via नंदिता, जिस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि अलग अलग जो बल है, जब हम नेवी की बात करते हैं उसके लिए अलग पैसे का प्रावधान किया गया है, एयरफोर्स की बात करते हैं अलग पैसे का प्रावधान किया गया, तो तमाम जो बड़े फैसले हैं अगर उनको समझने की कोशिश करें तो लक्ष्य एक ही है कि किस तरह से प्रगतिशील, गतिशील, वृद्धिपूर्वक और सबसे अहम है कि किस तरह से प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा रक्षा उद्योग को, क्योंकि वो बहुत अहम है कि किस तरह से आप इसमें कॉम्पिटिटिवनेस को आगे जोड़ते हैं जो किसी भी सेक्टर की प्रगति, उसके विकास के लिए एक अलग मार्ग को प्रशस्त करता है। जी, आपने ठीक कहा आंचल, क्योंकि देखिए जब भी फॉरेन कंट्रीज ने या फॉरेन कंपनीज ने इंडिया को कोई भी टेक्नोलॉजी डिनाई की है, तो इंडिया ने उस एडवर्सिटी को एक अपॉर्चुनिटी में बदला है और वो टेक्नोलॉजी खुद बनाई है।
आप जानते हैं कि 1998 के पोखरण में शक्ति 2 टेस्ट हमने पोखरण में किए थे। 98 में प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो उन्होंने ये पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके बाद पूरी की पूरी दुनिया ने, जिसमें जापान भी इंक्लूडेड था, सिर्फ फ्रांस को छोड़कर सारी दुनिया ने इंडिया के अंदर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर सैंक्शन लगा दिए थे। लेकिन उसके बाद इंडिया ने क्या किया, ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया को बोर्ड किया उन्होंने कि वो खुद इंडिया ने तैयार की, जैसे सुपर कंप्यूटर हुआ या फिर आपके अग्नि मिसाइल के। बिल्कुल नंदिता, आप हमारे साथ बनी रहे। हमारे साथ सुधीर यादव भी जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस तरह से ये बड़े फैसले जिनको अभी हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो रक्षा मंत्री लगातार ट्वीट कर रहे हैं, एक मकसद और एक प्राथमिकता और उद्देश्य साफ तौर पर नजर आता हुआ कि किस तरह से रक्षक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस तरह से जो स्वदेशीकरण है उन हथियारों के निर्माण को लेकर, उसके लिए अहम कदम रक्षा मंत्रालय द्वारा। बिल्कुल आंचल, ये एक तरह से कहें कि ये दो हमारे उद्देश्यों को पूरा करता है। एक तो हमें जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको हम बहुत बेहतरी से डेवलप कर पाएंगे अगर एम्बार्गो रहेगा फॉरेन इंपोर्ट से, और हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो उसको डेवलप करेगी। तो और खास बात इस तरीके से जो इकोनॉमी में एक तरह से जान डालने की बात है, पैसा डालने की बात है, वो लोकली होगा। जो लोकल फॉर वोकल चीजें हैं उसके लिहाज से अगर हम कहें आंचल, तो बहुत अहम चीज है, क्योंकि जो इकोनॉमी की स्थिति है, इकोनॉमी को किस तरीके से, जिस तरह कोविड-19 के चलते भी अगर हम स्थिति की बात करें, वर्ल्ड वाइड पूरी जो इकोनॉमी की स्थिति की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो एक इकोनॉमी में गिरावट दर्ज आ रही है उसको भी आखिर किस तरीके से आगे लेकर आया जाए, उसका भी एक ये पहलू है कि हम अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पुश करेंगे तो जो जॉब क्रिएशन है और जो सेमी स्किल्ड और जो स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनको जो नौकरियां मिलेंगी इस क्षेत्र में वो काफी अहम होंगी। तो जॉब की जो हमारी एक जो समस्या होगी उसमें काफी हद तक इससे जो हम कहेंगे पुश मिलेगा इकोनॉमी में। सुधीर, जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से हम ये भी पढ़ पा रहे हैं कि जो रक्षा मंत्रालय है वो आगे आने वाले भविष्य में करीबन 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा, यानी अगले 6 सालों की अगर बात की जाए तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ नजर रख रहा है। और ये जो लिस्ट प्रिपेयर की गई रक्षा मंत्रालय द्वारा, ये कहीं ना कहीं बहुत अहम तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन के साथ उस लिस्ट को प्रिपेयर किया गया, जिसमें अब हम बात करते हैं व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं, जिसके इंपोर्ट को करीबन दिसंबर 2021 तक एम्बार्गोड किया गया है, और इसके जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ के थे। बिल्कुल, देखिए जो मैं कहूँ जो सारे जो तीनों सर्विसेज हैं उसके साथ और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसके साथ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके ये पूरी प्रक्रिया के तहत ये एक प्रोसेस बनाया गया। और खास बात ये है आंचल की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको किस तरीके से पुश मिले वो है, क्योंकि इसमें एमएसएमई का बहुत जो हमारे छोटे और लघु मध्यम उद्योग हैं उनका भी बहुत काफी स्थान रहता है, क्योंकि वो छोटे छोटे इक्विपमेंट छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, तो उनको एक पुश मिलेगा। और खास बात ये है, अभी चल हमें याद रखना होगा, इससे थोड़े दिन पहले जो डीएसी की स्पेशल एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें 38,900 करोड़ की खरीदारी की बात की गई थी, जिसमें से सिर्फ 31,000 करोड़ के आसपास की जो खरीदारी थी वो सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री से करनी थी। तो सरकार पहले से जो लगातार एक माहौल बनाया जा रही थी, एक लगातार पुश दिया जा रहा था, और अब एक फुल फ्लेज जो है पॉलिसी के तहत हम इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे कि हम अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको लेकर आगे बढ़ें। और खास बात आंचल एक लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम पहले अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे और जब टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी एडवांस और डेवलप स्टेज में हो जाएगी कि वही जो मैन्युफैक्चर हैं वो वर्ल्ड लेवल पे जाकर कंपटीशन करेंगे और यहाँ से जाकर एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो इससे कई सारी चीजें सॉर्ट आउट होती हैं। पहले हमारी एमएसएमई जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको पुश मिलता है, इकोनॉमी को पुश मिलता है, और खास बात ये है कि अभी जिस तरीके से हमने आंचल देखा कि जो ईस्टर्न लद्दाख में जिस तरीके के टेंशन से उसके दौरान हमें इमरजेंसी में एकदम से जो रक्षा साजो सामान है उसकी खरीदारी करनी पड़ी। तो उसके लिए हमें वर्ल्ड वाइड जो है वो इमरजेंसी तौर पर खरीदारी करने की प्रोसेस जो है वो अपनानी पड़ी। अगर भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इस लिहाज से पूरी तरह से कैपेबल है कि वो सारी चीजें यहीं बना सकती है और यही सारी चीजें हमें मुहैया हो सकती हैं,
तो भविष्य में हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं कि ये सारी चीजें हमें यही मुहैया होंगी। अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन की जरूरत पड़ती है तो हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज एक तरह से लॉन्ग टर्म विजन है जो एक साथ कई सारी चीजों को पूरा करता है। हमारी डोमेस्टिक जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको लेकर आगे बढ़ता है, मेक इन इंडिया को बहुत पुश देता है। और खास बात है इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश है। जॉब की जो एक लगातार काफी समय से बात की जा रही थी, लगातार उस पर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की जा रही थी, उसको लेकर एक बड़ा पुश मिलेगा। क्योंकि जो सेक्टर्स है इसमें खास बात ये भी होगी आंचल की जो सभी क्लासेस के जो वर्कर्स हैं उनको नौकरी मिलेगी। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे जो स्किल्ड वर्क, हाई स्किल्ड वर्कफोर्स होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी लार्ज स्केल पे तो उसमें अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स की भी जरूरत होगी। तो एक तरह से कहें ये एक बहुत मैं कहूंगा कि बहुत समझदारी भरा कदम है सरकार का। बहुत लॉन्ग टर्म जो इसका इकोनॉमी पे और पूरे देश पे एक लॉन्ग टर्म जरूर नजर आएगा आने वाले वक्त में। All right, so they request you to please continue being with us. Let's go across now to correspondent Nandita, who is also in fact on a standby with us. Nandita, the aim is clear, which is to to better prepare the forces to realize the goal of indigenization, and also focus will be on the design and development capabilities. Nandita, how important would you say would you say that these two aspects of this decision is going to be? Nancy, I suppose you are asking about design and development. Absolutely, yes. Audio in my ears is very low that I'm getting yes, from Nandita, you. about design and development capabilities. I'm unable to hear you, Nancy. नंदिता आप वापस आएंगे, हम वापस सुधीर के पास चलते हैं। सुधीर है हमारे साथ। अगर नंदिता आप सुन पा रही हैं तो हम डिजाइन और कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से उसको एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिलेगा इस फैसले से, जो तमाम फैसले लिए गए। जी शुक्रिया आंचल, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आपने सही कहा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब्स क्रिएट करें, स्किल सेट्स क्रिएट करें। जब आपको डिजाइन और डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी तो उसके अंदर डीआरडीओ का बहुत बड़ा अहम रोल होगा। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जैसे हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या आईआईटीज हैं या छोटे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो उसमें हमें काफी इनका साथ मिलना होगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा, और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हमें, जैसे कि मैंने पहले आपके पहले सवाल के जवाब में बताया था कि जब कोई चीज हमें डिनाई हो जाती है तो हम खुद कोशिश करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन बढ़ेगा। और ये काफी समय से, पिछले 15-20 साल से मैं कह सकती हूँ कि प्राइवेट सेक्टर की मांग थी कि डिफेंस के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो ज्यादातर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मिलते थे, यानी कि जो नवरत्नस माने जाते थे जैसे HAL, माज़ागांव डॉक्स लिमिटेड, BEL वगैरह को, या फिर फॉरेन कंपनीज को मिलते थे। तो अब जो हमारी प्राइवेट कंपनीज right, Nandita, in fact more inputs coming in through more information in fact, and what we're also getting to know at this point is that separate budget head for domestic capital procurement. The Defence Ministry has also bifurcated the capital procurement budget for 2020-21 between domestic and foreign capital procurement routes. A separate budget head has also been created with an outlay of nearly 52,000 crore rupees for domestic capital procurement in the current financial year. Important decisions, Nandita. Put this into perspective. Yes, Nancy, I can hear you now. You're right. So that means that defense, why this categorization or classification into two heads has been done, Nancy, is for so that I can, for our viewers to understand. For example, if you are given, say, 2,000 crore rupees for a product to buy, that it mandates that you have to buy, this is for domestic procurement only. That means the budget for foreign manufacturing will be used only to procure foreign arms, platforms, weapons, etc. And it will not eat away into the budget
meant for private sector industries, Sure. which means that there is an assured capital which will flow into our private industries, domestic industries. Which means that they will, for the past 20 or more than 30 years, they have been complaining, our private sector industries, that we do not get orders from the defense ministry. That complaint of theirs will be addressed. Nancy, companies like Larsen and Toubro, companies like Mahindra, Tata Advanced Systems Limited, Tata Aerospace, these are companies which are very much coming up, and they have very good, for example, the Pipavav shipyard, they have very good manufacturing facilities. Reliance has a tie-up with Dassault, Tata has a tie-up with Lockheed Martin. So these private industries are already geared up and they've already created the groundwork. जी, तो क्या इसको हम ये मान सकते हैं नंदिता, क्योंकि आप इतने समय से डिफेंस को कवर करती आई हैं, ये एक विन विन सिचुएशन है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम देना चाहते हैं जब हम स्वदेशी निर्माण की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरह से रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर ट्वीट में ये इशारा किया और कहा है कि जो ये आयात पर बैन 2020 से लेकर 2024 के बीच लागू करने की योजना है, उद्देश्य साफ है कि किस तरह से जो सशस्त्र बल है उनकी आवश्यकताओं के मामले में रक्षा उद्योग को आगे बढ़ाना है, स्वदेशीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसका रोल काफी अहम हो जाता है जब हम इन बड़े फैसलों का जिक्र करते हैं। तो आपने ठीक कहा आंचल, अगर जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल भी कहा था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बनाना है, अगर वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया को बनाना है, तो इस साल फरवरी में जब प्रधानमंत्री डिफेंस एक्सपो 2020 में लखनऊ आए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी। वहां पर विदेशी डिप्लोमैट्स भी मौजूद थे, विदेशी कंपनियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे, और इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, डिफेंस मिनिस्ट्री की पूरा का पूरा जो रक्षा तंत्र है वहां मौजूद था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 तक बनाना है, तो उसमें $25 बिलियन का योगदान एक्सपोर्ट्स में होगा, यानी कि इंडिया को एक्सपोर्ट में $25 बिलियन लाने पड़ेंगे या 37,000 करोड़ रुपए। तो उस लक्ष्य को अगर पूरा करना है, मेरे ख्याल से ये जो उन्होंने एम्बार्गो की जो टाइम डेडलाइन रखी है 2024 तक, वो इस विजन के साथ रखी होगी। और आपने कहा कि स्वदेशी को प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर 2014 में ये नारा दिया था, मेक इन इंडिया का, और इस साल जब उन्होंने देखा और पूरी दुनिया ने महसूस किया आंचल, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सभी इंपैक्ट हुए, और पूरी की पूरी न सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी एक तरह से ठहराव पर आ गई, और इंडिया तो उसमें कम प्रभावित हुआ है। कुछ ऐसे देश है जैसे इटली है, पोर्टुगल है, या जो गरीब देश है जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड है। बिल्कुल, क्योंकि नंदिता आप ये बात समझ रहे हैं कि क्योंकि कोविड इज द न्यू नॉर्मल, और ऐसे में उन सेक्टर्स की पहचान करना जो आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे सके, उसमें डिफेंस बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और खास तौर पे जिस तरह से डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, जिसको भी हाल ही में रिलीज किया गया, उसके तमाम जो लक्ष्य है वो इन फैसलों की तरफ भी इशारा करते हुए कि जब हम बात करते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उसमें हम रिसर्च और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि शोध की बहुत जरूरत होती है जब हम हथियारों के स्वदेशी निर्माण का जिक्र करते हैं। ऐसे में एरोस्पेस है, नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये तमाम ऐसे अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स हैं जहां पर काम करने की जरूरत है, जिसको लेकर तमाम इन फैसलों में कहीं ना कहीं जो रक्षा मंत्री हैं उनकी दूरदर्शिता साफ तौर पर नजर आती है। जी, न सिर्फ रक्षा मंत्री की बल्कि पूरी मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, 2014 से मेक इन इंडिया की बात बोली गई है, और आत्मनिर्भर भारत और कुछ नहीं है। इसका मतलब मेक इन इंडिया ही है, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है, वोकल फॉर लोकल, हम विदेशों पर डिपेंडेंट ना हो, हमारा वाइटल फॉरेन एक्सचेंज बाहर ना जाए, हमारे अंदर कैपिटल का इनफ्लो हो, इन्फ्यूजन हो। दूसरी बात, आपने कहा कि शिप बिल्डिंग और एरोस्पेस, इंडिया में HAL है, अभी तक हम देख रहे थे कि उसकी बहुत ही टाइमलाइन स्लो होती है, और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे जेट इंजन जो है वो नहीं बना पा रहा है। तो अगर जेट इंजन को आप इस एम्बार्गो में डाल देंगे तो कोई चारा नहीं होगा
न सिर्फ एचएएल के पास बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्री, जैसे टाटा ने टाई अप किया लॉकहीड मार्टिन के साथ, तो उनके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो उसको बनाएंगे ही बनाएंगे। और Sure. शिप बिल्डिंग में हमारी काफी अच्छी महारत है, हमारी काफी अच्छी स्थिति है आंचल। प्राइवेट शिप बिल्डिंग भी शुरू हो गई है, लार्सन एंड टूब्रो एंड लॉयड जो है गुजरात में पिपावाव शिपयार्ड है, इन्होंने ऑलरेडी 10 से 15 बड़ी बड़ी वॉरशिप्स नेवी के लिए बनाकर तैयार कर दी हैं और वो कमीशन भी हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिप बिल्डिंग हमारी कमजोर है। और शिप बिल्डिंग इंडिया सी ब्लाइंडनेस कुछ देर के लिए था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उन्होंने एक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन सागर का कॉल दिया है, और वो जानते हैं कि भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी सी लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है और भारत का आउटवर्ड नजरिया कितना होना चाहिए। तो उन्होंने नेवी पर खास फोकस दिया है। इनफैक्ट जब वो प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उनका पहला विजिट जो हुआ था डोमेस्टिक, वो आईएनएस विक्रमादित्य पे हुआ था। और इंडिया की जो डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग है वो आज की नहीं है, चोलाज के टाइम पे जो हमारे चोला किंग्स थे साउथ इंडिया में, उनका किंगडम था, वो तब से हमारी शिप बिल्डिंग कितनी मजबूत है। जो मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका तब वहां जा रही थी शिप बिल्डिंग, गुजरात से शुरू हुई। और बॉम्बे डॉकयार्ड जो थे, जो अंग्रेजों के टाइम पे थे, बहुत मजबूत स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर पिछले 35-40 सालों से कह रहा था कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, जब हमें ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम बनाना शुरू करेंगे, हमारे पास टाई अप्स है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, जैसे कि मजगांव डॉक्स ने 2018 में स्कॉर्पियंस को इंडक्ट किया गया, बेड़े में लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां मौजूद थे। वो मजगांव डॉक्स ने ही बनाई है, फ्रेंच कंपनी नेवल डिजाइन के साथ मिलकर। तो इस तरीके से आपने एरोस्पेस की बात की, काफी हमारा अभी एरोस्पेस में हमने इतनी तरक्की नहीं की है। Right. तो ऐसी सेक्टर्स में ये एम्बार्गो वाली लिस्ट, नेगेटिव Sure. लिस्ट बहुत असरदायक Absolutely. साबित होगी। And Nandita, the list not just comprises, of not just simple parts here, but also high technology weapons like artillery guns, assault rifles, corvettes, sonar systems, transport aircraft, the LCH radars, and many other items to fulfill the needs of the defense forces. So this is clearly a very well thought out and long-term vision that's been demonstrated by the defense minister's decision as far as empowering and enhancing the capability of our forces is concerned. Nancy, yes. If the defense minister, I have not had a chance to look at the list, complete list, because I'm in conversation with you. But as you tell me, it's very helpful to me when you're telling me. When you talk about artillery or armored personnel carriers or personal weapons or infantry combat, assault weapons, these are very, very basic technologies which India has mastered. Is just that, the Dhanush gun, it was last year in April, this was inducted in our army. It is a self-propelled gun which has been manufactured by our ordnance factories. Now, Achal, about 2 minutes back, was talking about the draft defense procurement and export policy. The draft policy, kuch hi din pehle, about this week only, we had broken the story on DD News, Nancy, that this draft policy had come and it had asked all stakeholders to design. It is available on the website of the Defense Ministry. Department of Defense Production has come out with this draft policy, and it has invited private sectors, companies, public sector companies, DRDO, academic institutions of science and excellence in our country, students, independent researchers, to come and give their inputs as to what do they require, what is it that they want. And I think this is something that must have come in, and the Secretary of the Defense Production Department, etc., they have decided, and therefore this 101 items list has come in, and there is nothing in this 101 this list of 101 items that you have just read out to me, Nancy, that I can say is something that is not within India's reach. It is very well within India's reach. India can clearly accomplish that. We already have very bright
minds of scientists and engineers. We have very bright minds of and very perseverant minds of researchers, scientists at DRDO, private labs, industrial labs, and even scientific academic labs. जी नंदिता, जिस तरह से हम इस बात को लगातार मानते आए हैं कि जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत एक पसंदीदा बाजार के रूप में उपलब्ध है। हमने तमाम कई ऐसे राज्य हैं जहां पर डिफेंस एक्सपोज देखे, और जिस तरह से आज के इन फैसलों का अगर जिक्र किया जाए तो खास तौर पर जब हम प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद प्रक्रिया का जिक्र करते हैं, पॉलिसी में भी सुधार को लेकर उसमें कई अहम बातें कही गई। किस तरह से जब हम निवेश की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एफडीआई को 49 से 74% किया गया है, और कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जब हम बात करते हैं कि आर्थिक प्रगति के साथ जोड़कर देखा जाता है रक्षा क्षेत्र को, कितना अहम आप इन फैसलों की रोशनी में देखती हैं इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर, खासतौर पर जब हम रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं तो? आंचल, मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन आपने सही कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कारपेट, ये उन्होंने नारा भी दिया है, और उनकी गवर्नमेंट की ये सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर, एक नोडल पर्सन बनाने का, एक सिंगल विंडो बनाने का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ये शुरू से ही 2014 से उनका लक्ष्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से पहले अमेरिका के बहुत बड़े कंपनीज से जब वो रूबरू हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि कम मेक इन इंडिया, we have abolished the red tape, we are now laying the red carpet for you. तो आपने सही कहा आंचल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पहले 33% थी, जिसको 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने 49% किया, और अब इस साल जब आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की कॉल दी थी, कि डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई या निवेश को, विदेशी निवेश को 49% से 74% कर दिया जाएगा, और कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में तो ये इसके ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप ये देखेंगे कितना बड़ा ये प्रधानमंत्री मोदी भी खुद, मैंने 2-4 डिफेंस एक्सपोज कवर किए हैं जो रिसेंटली, और एयर शोज इंडिया में कवर किए हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों से रूबरू होकर कहा है कि आइए, आपके लिए लाल रंग की कारपेट में हम लोगों ने बिछाई हुई है, आपको लाल टेप नहीं मिलेगी, रेड टेप नहीं मिलेगी, अब इंडिया में बिजनेस करना बहुत आसान हो गया है, एनवायरमेंट लॉज बहुत सिंप्लीफाई कर दिए गए हैं, कम्बरसम नहीं है, आपको एक डेडिकेटेड डिफेंस कॉरिडोर मिल गया है, जो कि एक तमिलनाडु में है और एक उत्तर प्रदेश में है, जिसको कहते हैं कि इकोनॉमिक जोन के नाम से भी जान सकते हैं, या एक स्पेशल हब बना दिया गया है। ऊपर से आपकी एफडीआई की निवेश की प्रक्रिया सुलझा दी गई और है। इन्हीं सभी फैसलों की जब हम बात करते हैं अनंदिता, तो जिस तरह से तमाम कदम उठाए गए हैं, उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल का भी जिक्र है कि किस तरह से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल है वो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को किस तरह से इंडस्ट्री के साथ जोड़ते हुए, चाहे हम एमएसएमईज का जिक्र कर ले, स्टार्टअप्स की बात कर ले, उसको आगे बढ़ाएगा। आंचल, जो अभी ड्राफ्ट पॉलिसी जिसका आप जिक्र कर रही थी कुछ देर पहले, वो बेसिकली मीडियम, स्मॉल एंड एंटरप्राइजेस के लिए ही है। वो उनको ही सबसे ज्यादा फायदा, अगर इस नई ड्राफ्ट पॉलिसी, डिफेंस की ड्राफ्ट प्रोक्योरमेंट और एक्सपोर्ट पॉलिसी का होने वाला है, तो वो एमएसएमईज को ही है। जब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हुआ करते थे 2015 में और 16 तक, तो उन्होंने ये कहा था कि बड़े डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग्स को, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको जरूरी नहीं है कि वो सबसे, अगर मान लीजिए किसी को कोई तेजस एयरक्राफ्ट बनाना है, तो जरूरी नहीं है कि एचएएल पूरा का पूरे तेजस के नट्स एंड बोल्ट्स खुद बनाएगी। वो उसके आसपास इंडस्ट्री आनी चाहिए, वो छोटे छोटे पुर्जे, छोटी छोटी उसकी नट्स एंड बोल्ट्स, वो उसकी असेंबली लाइन के हिस्से होंगे, और वो
उस सप्लाई चेन के हिस्से होंगे, जिससे एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा। All right, और मैं Nandita, we also have Commodore Uday Bhaskar joining us at this point. Let me go across to him now. We'll come back to you, Nandita, for more inputs on that. Commodore Bhaskar, thanks very much for joining us here on Doordarshan News in DD India, sir. So your first comments here as far as this big decision by the Defence Ministry is concerned, a big step, a big push towards self-reliant India. Commodore Bhaskar. Absolutely, Nancy. I would say that this announcement by the Defence Minister, Shri Rajnath Singh, is an exceedingly important announcement of government resolve at a time when the country is dealing with a major national security challenge by way of the Chinese intrusion. So to that extent, my first response is to characterize this as a very important announcement of the Modi government. And there are a number of areas that have been highlighted by Mr. Rajnath Singh in the course of his tweets. And I think we have to see how this would be further fleshed out in terms of the detail and the prioritization of specific activities, all of which I think would contribute to the larger vision of India becoming progressively self-reliant in the critical area of national security with a focus on military invention. Nancy? जी साथ ही उदय जी, जब हम आत्मनिर्भर भारत की राह की बात करते हैं, उसमें रक्षा क्षेत्र का काफी अहम रोल है, जिसकी तरह हम मान रहे हैं जो फैसले फिलहाल हमने ट्वीट के जरिए देखे। ऐसे में क्या मानते हैं कि जो घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 4 लाख करोड़ के ठेके जिसकी तरफ रक्षा मंत्रालय देख रहा है, कितना अहम आप मानते हैं मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, जो बहुत अहम जरूरत है जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं रक्षा क्षेत्र के लिए? देखिए, जहां तक मैन्युफैक्चरिंग की जो भूमिका है जी, हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इसकी जो अहमियत है, हम इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम है। ये अपने आप मेरे ख्याल से एक खास बिंदु है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के आत्मनिर्भर के लिए। पर हकीकत ये भी है कि पिछले 6-7 दशकों में जब से भारत आजाद हुआ है, हम अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को उस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर और हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तथा स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको उस प्रकार से हम शामिल नहीं कर पाए हैं। ये एक सच्चाई है। उसकी वजह से मैं बार बार उदाहरण यही देता हूं कि भारत का खूबी आप देखिए, हम कई सामरिक क्षेत्रों में हमने काफी एक प्रकार से आत्मनिर्भरता जो है हमने एक वर्ग तक प्राप्त किया है। उसका उदाहरण है जैसे महाविनाशक हथियार, चाहे वो परमाणु हो या मिसाइल। सबसे जो हमारा रीसेंट जो उदाहरण या एग्जाम्पल है, जहां तक नौसेना की बात है, एक नेशनल मिशन के तहत से हमने भारत की जो परमाणु पनडुब्बी है उसके ऊपर जिस प्रकार से हमने सफलता प्राप्त किया है, अरिहंत का जो उदाहरण है, ये बहुत ही मैं कहूंगा कि गर्व की बात है। ओके। परंतु साथ साथ ये भी सच है कि पिछले 5-6 दशकों से, उदाहरण के लिए, भारत जो है कई जो कन्वेंशनल आर्म्स की जब हम बात करते हैं, जैसे असॉल्ट राइफल जो है हमारे इन्फेंट्री के जवानों के पास, जो हर एक जवान के पास इन्फेंट्री में होता है राइफल, असॉल्ट राइफल, वो भारत ने कोशिश तो किया है, इसको इंसास कहते हैं, पर अभी तक उस प्रकार का सफलता हम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। कई कारण हैं, उसके अंदर मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं। ये आपका हकीकत या एम्पेरिकल एविडेंस है। तो मेरा आशा ये है कि अभी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को अभी रेखांकित किया है और जो नीतियों को आज राजनाथ सिंह जी ने कहा है, क्योंकि वो बहुत ही परिपक्वता के साथ बात करते हैं, वो हर एक शब्द को तोड़ के वो बोलते हैं, राइट। तो इसलिए मैं काफी आशावादी हूँ। हालांकि कई सालों से मैं इतना आशावादी नहीं था। खास मैं कहूंगा कि पिछले 5-6 साल का अगर भारत का जो अनुभव है आपने देखा होगा, हम उस प्रकार का सफलता नहीं प्राप्त कर पाए हैं डिफेंस के क्षेत्र में, खास मैन्युफैक्चरिंग। राइट। तो अभी हम आशा यही कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के आधारित
हम मैन्युफैक्चरिंग में कुछ सकारात्मक कदम ले पाएं। Okay. Commander Bhaskar, if you look at the list there, you know, of the 101 embargoed items, well, that comprises not just simple parts but also high technology weapon, you know, systems like artillery guns, assault rifles, corvettes, sonar systems, transport aircraft, the LC-8s, the radars, and many other items to fulfill the needs of our defense forces. So looking at this list, Commander Bhaskar, what would you say? You know, clearly the focus has been on enhancing the capability of the defense sector and giving a big boost, because, you know, this would kick in the embargo we are learning would kick in around December this year and continue till 2024. So during this time period, you know, in these 4 years of time gap, a lot of boost and a lot of focus will be on the indigenization. Well, that's clearly been the goal. No doubt, Nancy. I think we need to actually, focus with single-minded purpose and resolve on indigenization in key areas of the defense sector. But the point is that India has been aware of this. It's not that previous governments have not been aware of this. My anguish is that we have not been able to nurture that kind of an ecosystem. So this time around, between Prime Minister Modi and Mr. Rajnath Singh, we hope that whatever has been announced, including the import list, now this would place, I would say, both a certain pressure and a priority on specific items which the armed forces may have included in their requirements for the last 5 to 10 years, but because of a variety of reasons, India has not been able to acquire them, because by and large, we are looking abroad. I mean, this is also a fact that India ranks amongst the top arms importers of the world. And that puts a question mark on your strategic autonomy. I mean, we are aware that soon after the intrusion by the Chinese PLA, Mr. Rajnath Singh, as defense minister, had gone to Moscow to ensure that certain critical items could be put on the fast track. So to that extent, I think the national priority is very clear. Prime Minister Modi has shown, I think, resolve in identifying this sector. And we only hope that with Mr. Rajnath Singh's hand as the political representative in the cabinet holding the defense portfolio, that we might be able to turn the corner. And I'm saying this very earnestly and with sadness and anguish, that we have not been able to turn this corner for the last few decades because the ecosystem has not been supportive. This time, I think the focus and the priority to the private sector and giving them appropriate incentives, I think that is critical. We have been looking at the defense procurement policy. We have been talking about offsets. All the policies are in place. Now the challenge is to make them work. And I think that is going to be the challenge for Honorable Defense Minister Mr. Rajnath Singh. उदय जी, जिस तरह से रक्षा क्षेत्र के 101 उपकरणों के आयात पर बैन लगाने के जो ये हम तमाम फैसले देख रहे हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा, सबसे अहम तो ये है कि हम इसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए एक दिशा तय कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया है उसके लिए भी एक बूस्टर डोज, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वदेशीकरण जो है वो प्राथमिकता है रक्षा मंत्रालय के लिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। साहब देखिए, ये बात सही है कि जब तक हम इस प्रकार का इंडिजिनाइजेशन और मेक इन इंडिया को बढ़ोतरी नहीं दे पाएंगे, हम उस प्रकार का आत्मनिर्भरता जो है वो हम चाहते हैं, देश चाहता है, प्रधानमंत्री ने बार बार उसको दोहराने की उन्होंने कोशिश किया है, वो तब तक हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे जब तक हमारे पूरी, जो मैंने बार बार इकोसिस्टम की मैं बात करता हूँ, यानी कि चाहे आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो छोटे शहरों में, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, या आपके जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं, या पब्लिक सेक्टर, क्योंकि डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा काफी इन्वेस्टमेंट हमने किया है, चाहे वो DRDO हो, शिपयार्ड हो, वगैरह वगैरह। तो इनको अभी डिलीवर करना बहुत जरूरी है, और ये मैं कहूंगा कि राजनाथ सिंह साहब के लिए सबसे खास चुनौती होगा, क्योंकि आप देखिए, इनसे पहले रक्षा मंत्रालय की अगर आप बात करेंगे, मोदी साहब के पहले हुकूमत में कुल मिला के 4 रक्षा मंत्रियों का अलग अलग टाइम पे उन्होंने इसकी जिम्मेदारी दिया था। आपको याद होगा, मोदी 1.0 में काफी समय के लिए फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर साहब नहीं थे। उसके बाद थोड़े समय के लिए
आप जानते हैं कि मोहम्मद पारिकर साहब भी आए थे, निर्मला जी भी थी। Right. तो अर्थात ये कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं था पॉलिटिकल लेवल पे, जो कि Okay. मैं कहूंगा बहुत जरूरी है। Sure, तो okay, राजनाथ सिंह all साहब right. के सामने अभी ये बहुत बड़ा Absolutely. जिम्मेदारी है कि ये पॉलिसीज को किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वो देश के लिए चुने। जी All right, Commodore Bhaskar, thank you very much for joining us and sharing your perspective here on Doordarshan News in DD India, and thanks to our correspondents Nandita Ragar and Sudhir Yadav as well. With that, it's a wrap on this special broadcast as far as that big decision by the Defence Ministry is concerned, but we'll continue that coverage and much more news from around the country and